Hi, and welcome to our module on laws of motion part 2. तो आज हम देखने वाले हैं conservation of momentum. Then we'll look at equilibrium of a particle. Then we'll look at the different forces in mechanics that we are going to deal with. And lastly we'll have a look at friction. ठीक है? So let's start with conservation of momentum. उससे पहले we'll just brush up what we saw last lecture. We saw Newton's first law of motion, which was based on inertia. Now this law defines force. ठीक है? The first Newton's law defines force. ठीक है? It defines the force. The second Newton's law measures force. ठीक है? This was based on momentum, right? Second law was based on momentum. This law measures force, ठीक है? And the third Newton's law tells us about the nature of the force, ठीक है? Third law was about action reaction, right? Okay. So the first law defines force, second law measures force, and the third law tells us about the nature of force. ठीक है? ये clear है? Now, let's move on to conservation of momentum. इसका statement देखेंगे. The law of conservation of momentum says that if no external force acts on a body, then initial momentum is equal to final momentum, or rather momentum is conserved. ठीक है? तो क्या कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की? देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. सो इफ बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है तो मोमेंटम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कंजर्व्ड. ओके, सो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा. ठीक है? सो ये देखो, इफ एक्सटर्नल फोर्स ओवर हियर इज जीरो तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, such that m1 v1 bar plus m2 u2 bar is equal to m1 v1 bar plus m2 v2 bar. ठीक है? सो u क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी. ओके, u1 क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी. u2 क्या हो जाएगा? अगेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी. बार क्यों लिखा है? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, m1 क्या है? मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, मास 1. और m2 क्या है? मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, मास 2. ठीक है? सिमिलरली v1 v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी रिस्पेक्टिवली. ठीक है? सो मोमेंटम विच इज mv विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड सच दैट m1 u1 bar plus m2 u2 bar is equal to m1 v1 bar plus m2 v2 bar. ठीक है? सो इफ वी हैव टू बॉडीज ओवर हियर, ये देखो, ये पहली बॉडी है जिसका मास है m1 एंड दिस द सेकेंड बॉडी जिसका मास है m2. ओके, सो द फर्स्ट बॉडी इज मूविंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से u1. ठीक है? and final body is moving with some initial velocity, let's say u2. ठीक है? now they are colliding with each other. ठीक है? वो दोनों कोलाइड हुए, टकराए एक दूसरे से, तो क्या होगा? अगर ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इन दोनों पे इस डायरेक्शन का फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी ड्यू टू द सेकेंड बॉडी, and this is nothing but force acting on the second body due to the first body. अगर वो कोलाइड करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर पुश करेंगे. ठीक है? now they will move with some final velocity, समझो v1 and v2. okay, so if u1 is greater than u2 तो we can say that v1 will also be greater than v2. ठीक है? नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है, दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर. ठीक है? सो मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा सच दैट m1 u1 बार प्लस m2 u2 बार
विल बी इक्वल टू m1v1 बार प्लस m2v2 बार। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या है, पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। सो व्हेन फोर्स एक्सटर्नल इज जीरो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ वील टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। व्हेन कैन वी से दैट अ बॉडी और अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके दो केसेस होते हैं। फर्स्टली वी हैव ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड वी हैव रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, सो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं फॉर अ पार्टिकल और अ बॉडी। फर्स्टली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और फिर दूसरा क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब क्या, उसका नेट फोर्स जो है, उसके ऊपर नेट फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो क्या है, ज़ीरो। मतलब सारे फोर्सेस का नेट जो है वो ज़ीरो है। दैट मीन्स सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो एक इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में है। ओके, सो उस पर नेट फोर्सेस ज़ीरो है, एंड अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। राइट, अभी अभी देखा था। सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो फिर उसके ऊपर जो नेट टॉर्क होगा वो ज़ीरो होगा। ओके, नेट टॉर्क विल बी ज़ीरो। ओके, एंड अगर नेट टॉर्क ज़ीरो हो गया तो क्या कंजर्व होगा, हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। ये हम टर्म्स बाद में पढ़ेंगे। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। टॉर्क और जो एंगुलर मोमेंटम है, ये टर्म्स हम रोटेशनल मोशन में करेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर व्हाट इज टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये क्लियर है। So for translational equilibrium, force net should be 0, and for rotational equilibrium, torque net should be 0. Okay? Now, we'll talk about the various forces that we'll come across in the entire syllabus. Okay? 11th standard or 12th standard, दोनों में we'll come across various forces. So the common forces in mechanics are weight. Firstly, we have weight. Then we have normal reaction, ठीक है, then tension, okay, tension है, and lastly we have friction. Okay, so today we are going to talk about all these forces. कौन से हैं, weight, normal reaction, tension and friction. friction में भी हम दो टाइप्स करेंगे, static and kinetic friction. ठीक है, so let's start with weight. वेट क्या होता है, वेट का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg. ओके, सो वेट इज mg एंड इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है, सो वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है, mg. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम एक ब्लॉक है, ये हमारा ब्लॉक है. ओके, ये येलो में, ये कहाँ है, फ्लोर के ऊपर है. ओके, एक फ्लोर है, ग्राउंड है, उसके ऊपर है ये ब्लॉक. सो इस पर जो नेट फोर्स है, जो वेट है इसका, वो कहाँ एक्ट करेगा, अगर इसका मास m है तो mg कहाँ एक्ट करेगा, स्ट्रेट डाउनवर्ड्स. ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ mg. नाउ ये मैंने लिया एक इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है और मैंने हमारा जो ब्लॉक है वो इस इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया. ठीक है, तो ये इंक्लाइन प्लेन पे मैंने ब्लॉक रखा है, तो अब इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, ऐसे नहीं एक्ट करेगा, हाँ ऐसे नीचे की तरफ. इट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है, नीचे एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स. नो मैटर कितना भी ये एंगल हो, कितने से भी ये वेज इंक्लाइन हो, इसका इंक्लिनेशन इतना हो या इतना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. वेट क्या करेगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा. तो अगर इसका मास m है तो वेट की क्या वैल्यू हो जाएगी, mg. ठीक है, ये क्लियर है. वेट और mg ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. नाउ वील लुक एट नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस टुवर्ड्स द बॉडी. ठीक है,
तो कैसे एक्ट करता है ये? परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. Okay, normal reaction will act perpendicular to the surface towards the body and it always exists in pairs. Okay, so अगर हमारे पास ये एक फ्लोर है, ओके, ये फ्लोर है और उसके ऊपर क्या है? ये हमारी एक बॉडी है, एक ब्लॉक है. ओके, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया. नाउ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ये फ्लोर जो है ना, फ्लोर, दिस द फ्लोर, और ये क्या है? हमारा ब्लॉक. सो जब हम इस ब्लॉक को फ्लोर पे रखेंगे तो ये फ्लोर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा. ओके, एंड इन टर्न ये ब्लॉक क्या करेगा? ब्लॉक फ्लोर के ऊपर सेम नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा. ओके, सो इसलिए यहाँ बोला गया है कि इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. ठीक है, हमेशा एक पेयर में पाए जाते हैं नॉर्मल रिएक्शन. ऑल्सो व्हेन बॉडीज लीव कॉन्टैक्ट तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है. ठीक है, सो व्हेन बॉडीज लीव कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन इज ज़ीरो, इंडिकेटिंग दैट नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है हमारा? इट इज ऑलवेज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है. सो अगर कॉन्टैक्ट चला गया फ्लोर से, समझो हमने इसको फ्लोर से यहाँ से लिफ्ट कर दिया ये ब्लॉक को. ठीक है, हमने इसे ऊपर उठा लिया तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. ओके, सो इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. ओके, नाउ यहाँ पे आप बताओ मुझे नॉर्मल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा? ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास m है. ओके, सो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा? क्या डायरेक्शन होगा? हाँ, इस तरह एक्ट करेगा. बिकॉज ये क्या है? ये हमारा फ्लोर हो गया, अब ये सरफेस हो गया, और ये क्या करता है? इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. राइट, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. तो सर्फेस क्या हो गया हमारा? ये हो गया. ठीक है, ये सर्फेस है तो इससे परपेंडिकुलर. सो सर्फेस विल एक्सर्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक लाइक दिस, और ब्लॉक क्या करेगा? ब्लॉक सर्फेस पे नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ एक्सर्ट करेगा. ये क्लियर है? सो दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. ठीक है, ये समझा है? ओके, नाउ वील टॉक अबाउट टेंशन. ठीक है, टेंशन इज ऑलवेज इन अ स्ट्रिंग और अ रोप. ओके, टेंशन इज ऑलवेज स्पेसिफाइड or defined for a rope or a string. ठीक है, and it is always away from the body and exists in pairs. ठीक है, जो हमारा ये था नॉर्मल रिएक्शन वो भी पेयर्स में एग्जिस्ट करता था. ठीक है, समझो कि ये एक फिक्स्ड है, फिक्स सीलिंग है. ओके, सीलिंग हो गया ये हमारा. इसके ऊपर क्या किया हमने? एक ब्लॉक है, ब्लॉक को सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ रोप. ठीक है, अब रोप आ गया, स्ट्रिंग आ गया, मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ये टेंशन आ गया. ठीक है, रोप आ गया मतलब टेंशन आ गया. ये हमारा मास m है. ओके, ना टेंशन क्या होता है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट करेगा. बॉडी कहाँ है हमारी? यहाँ पे. तो टेंशन का क्या होगा डायरेक्शन? हाँ, अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब इस डायरेक्शन में. समझ रहे हैं? सो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इट एग्जिस्ट इन पेयर्स. ठीक है, तो टेंशन जो है वो स्ट्रिंग ब्लॉक पर इस तरफ एक्सर्ट कर रही है और ब्लॉक स्ट्रिंग के ऊपर किस तरफ एक्सर्ट कर रहा है? इस तरफ. ठीक है, सो इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड इज ऑलवेज इन अ स्ट्रिंग और अ रोप. ठीक है, एंड इट इज अवे फ्रॉम द बॉडी. ये भी समझा है? ओके, नाउ वील टॉक अबाउट फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करेंगे. नाउ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स टैंजेंशियल टू द सर्फेस. ठीक है, फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है? टैंजेंशियल टू द सर्फेस एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ मोशन. तो जहाँ भी हम मूव करने की कोशिश करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन, उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है, इंडिकेटिंग कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन. ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है? इट ऑलवेज अपोजेस मोशन, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. नाउ वी हैव टू बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. Firstly, static friction and we have kinetic friction. Okay, static and kinetic. Now, static friction क्या होता है? It is auto adjusting till limiting value. ठीक है, limiting value तक वो
ऑटो एडजस्टिंग होता है। अब ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग वैल्यू। तो ये देखो, सबसे पहले वी हैव अ ब्लॉक ओवर हियर, ये फ्लोर है हमारा, ये ब्लॉक है, ओके 10 kg का ब्लॉक है, लेट अस अज्यूम, ओके। नाउ इस पे फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो कितना है वो हमें ढूंढना है, ओके। और ये जो फोर्स है, फोर्स, ठीक है, हम जो अप्लाइड फोर्स है हमारा वो कितना है? 10 न्यूटन, ठीक है 10 न्यूटन है। और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा इस केस में? 5 न्यूटन, ओके। अगर फ्रिक्शन 5 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स भी 5 न्यूटन है तो ब्लॉक क्या करेगा? रेस्ट पे रहेगा। वाई? बिकॉज अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट? दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर सच दैट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। सेकेंड केस में भी देखो, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है? पीछे। अप्लाइड फोर्स कहाँ है? आगे। बट दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, इसलिए ब्लॉक क्या करेगा? इट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, अब थर्ड केस देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, फ्रिक्शन का वैल्यू 10 है पीछे की तरफ और अप्लाइड फोर्स कितना है? 10.001, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 10। ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन 10 है, पर 10 से तो ज़्यादा है, राइट? सो इट विल मूव, द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ओवरकम हो गया ना, जितना फ्रिक्शन का वैल्यू था वो ओवरकम हो गया। अभी 0.001 न्यूटन जो बचा है दैट विल बी यूज्ड और दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द ब्लॉक टू मूव अहेड। ठीक है, ये समझा है? सो द ब्लॉक विल मूव इन द थर्ड केस। अब जो फ्रिक्शन होता है दैट इज गिवन बाय म्यू एन। ठीक है, फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू एन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे एन क्या है हमारा? हाँ, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ देखा था हमने, ओके। ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, एंड इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, एफ इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हो जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, नाउ म्यू एस क्या होता है? म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे हम म्यू एस को? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो फ्रिक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, डजंट डिपेंड ऑन द एरिया इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये भी क्लियर है? ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखा हमने, अब हम देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है पिक्चर में जब बॉडी मूव करती है। ओके, नाम से ही पता चलता है, राइट? काइनेटिक। प्रीवियस वाला क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू मूव अहेड। ये देखो, यहाँ पे जो 10 न्यूटन है वो फ्रिक्शन ने कंपेंसेट कर लिया, तो जो बाकी का 0.001 न्यूटन है उसके साथ बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, सो द फ्रिक्शन एट विच बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब क्या? एट रेस्ट, राइट? और काइनेटिक क्या होता है? व्हेन बॉडी मूव्स, तो द फ्रिक्शन विच कम्स इनटू पिक्चर इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ देखो, ये 0.001 न्यूटन है और ये 8 न्यूटन है, राइट? फ्रिक्शन ने 8 न्यूटन यूटिलाइज कर लिया, तो जो 2.001 न्यूटन बचा उसके साथ बॉडी मूव करेगा। ओके, सो द फ्रिक्शन विल बी डीलिंग विथ हियर इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो एक्सेलरेशन इन दिस केस क्या होगा? फोर्स अपॉन मास, और रादर फोर्स नेट अपॉन मास। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 10.001 माइनस 8। ठीक है, तभी तो आगे मूव कर पाएगा, राइट? सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा?
10.001 minus 8, which will be 2.001, right? So net force upon mass will be acceleration. Okay, force is mass into acceleration. तो acceleration क्या हो जाएगा? net force upon mass. तो net force हम 10.001 नहीं लिखेंगे, हमको फ्रिक्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसमें से. ठीक है, ओके. नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के टाइम्स एन. काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ के से. ठीक है, सो एफ के विल बी म्यू के टाइम्स एन. और म्यू के क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. म्यू एस क्या था हमारा? देखो, याद करो, म्यू एस क्या था? ये देखो, म्यू एस वॉज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इफ यू रिमेंबर. ठीक है, म्यू एस. तो म्यू के क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. अंडरस्टूड? ओके. नाउ always and always the coefficient of static friction is greater than coefficient of kinetic friction. Okay, तो जो static friction की वैल्यू होती है वो kinetic friction से ज़्यादा होती है. That means static friction will be greater than kinetic friction, right? Static friction क्या होता है? mu s into n. और kinetic friction क्या होता है? mu k into n. Now since mu s is greater than mu k, तो क्या हो जाएगा? static friction will be ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, एन तो सेम है दोनों केसेस में. ये समझा है? ओके. नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑटो एडजस्टिंग, ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, अगर आपको याद होगा तो. ये देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन में पहला ही स्टेटमेंट क्या था? इट इज ऑटो एडजस्टिंग टिल लिमिटिंग वैल्यू. ठीक है, सो इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन की एक वैल्यू होती है कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू. ठीक है, सो वो लिमिटिंग वैल्यू तक इट इज ऑटो एडजस्टिंग, और वो लिमिटिंग वैल्यू के बाद इट बिकम्स कांस्टेंट. ठीक है, सो एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, अगर वो वैल्यू पार हो गई तो फिर जो फ्रिक्शन हम डील करेंगे दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ये देखो, यहाँ पे हमने देखा था ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी 5 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स भी 5 न्यूटन है, तो बॉडी विल नॉट मूव. यहाँ पे भी देखो, दोनों 10 न्यूटन है तो बॉडी मूव नहीं होगा. ठीक है, सो द लिमिटिंग वैल्यू इज 10 न्यूटन. अगर 10 से ज़्यादा, थोड़ा भी ज़्यादा हो गया अप्लाइड फोर्स, तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. ठीक है, सो इट इज़ ऑटो एडजस्टिंग, मीनिंग अगर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन. वाई? बिकॉज हमें 10 से ज़्यादा देना है ताकि बॉडी मूव कर सके. ठीक है, सो जब तक वो लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, सो फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, विच मीन्स इट इज ऑटो एडजस्टिंग इन नेचर. नाउ समटाइम्स दे आस्क कि हमारे पास एक वेज है. ओके, एक वेज या एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हाफ पार्ट फ्रिक्शनलेस है और बाकी का हाफ पार्ट जो है वो फ्रिक्शन वाला है. ओके, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, उसमें आपको ढूंढने को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो वो कैसे ढूंढेंगे? म्यू विल बी इक्वल टू टैन थीटा. थीटा क्या होगा? इंक्लिनेशन ऑफ दिस वेज. ठीक है, ये जो वेज या इंक्लाइन प्लेन होगा इसका इंक्लिनेशन. ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछेंगे वो लोग कि हमारे पास ये एक वेज है, वो क्या है? फ्रिक्शनलेस है, और ये दूसरा जो वेज है दैट हैज़ फ्रिक्शन. ठीक है, सो वो लोग पूछेंगे कि टाइम टेकन टू कम डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन इज t2 एंड टाइम टेकन टू कम डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विथ फ्रिक्शन इज t1. सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n is t2 upon t1. दे विल टेल यू टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले टेक n as t2 by t1, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यू कैन सॉल्व. उससे क्या वैल्यू मिलती है? म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, सो यू कैन लर्न दिस स्ट्रेट अवे. म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. इज दिस क्लियर?
Okay.